हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पेपर 2 सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मिसलेनियस क्वेश्चन रहेगा सारे टॉपिक से जो हम करते आ रहे हैं दोस्तों। लगभग 5 वीडियो आपको हम प्रोवाइड करा चुके हैं, पहले से ही आपने देखा भी होगा। ओके, तो आज हम वीडियो नंबर 6 स्टार्ट करेंगे दोस्तों। इसमें हम अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पूरा ओवरऑल टॉपिक रहेगा आपका जो भी आपका सिलेबस है। ओके, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये मैच द फॉलोइंग है, आपको इसको मैच द फॉलोइंग करना है, मैच करना है। देखिए, फर्स्ट आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये तो 1986 में आया है। ओके, तो फर्स्ट का तो हमारा हो जाएगा दोस्तों थर्ड। फिर है स्कीम फॉर लेबलिंग ऑफ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, ये 1991 में आया, तो बी का हो जाएगा फर्स्ट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 1998 में आया है, ये आपका फोर्थ हो जाएगा। और म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2000 में आया है, तो इसका 2 हो जाएगा। ऑल राइट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट याद रखिए 1996 में आया है, 1986 में आया है। स्कीम फॉर लेबलिंग ऑफ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, ये आपका 1991 में आया है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 1998 में आया है। और म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आपका 2000 में आया है। ऑल राइट, ये इस प्रकार का मैच दी फॉलोइंग है। आइए इसके बारे में और जानते हैं। इन द वेक ऑफ द भोपाल ट्रेजेडी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। भोपाल गैस ट्रेजेडी दोस्तों 1984 में हुआ था। यूनियन कार्बाइड जो कंपनी थी उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का लीकेज हो गया था। सैकड़ों आदमी, मतलब कह सकते हैं 1500 के आसपास आदमी उस दिन उस रात उसको डेथ हो गया था वहाँ पर। ओके, भोपाल गैस ट्रेजेडी में। The purpose of the Environmental Protection Act is to implement the decision of the United Nations Conference on the Human Environment 1972। जो हमारा ह्यूमन इन्वायरमेंट पर कॉन्फ्रेंस हुआ था यूनाइटेड नेशन का 1972 में, उसमें जो भी डिसीजंस लिया गया था इसको लागू करना है 1986 के रूल में। द न्यू सेट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 रिप्लेस द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 1990। देखिए, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स तो पहले आया था 1998 में, बट लेकिन इसको रिप्लेस किया गया है 2016 में। बहुत सारा अमेंडमेंट आया है इसमें। ऑल राइट, लेकिन पहली बार आया था 1998 में, याद रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, आर्टिकल 51A(g) of the Constitution of India makes it a fundamental duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment, including forest, lakes, river and wildlife, and to have compassion for living creature। देखिए, आर्टिकल जो 51A के जी में क्या लिखा गया कि प्रत्येक आपके सिटीजन्स का, इंडिया के प्रत्येक सिटीजन्स का एक मतलब ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटीज। ऑब्वियसली हमारा जो 36 से 51 दोस्तों आर्टिकल है, ओके, ये आपको DPSP है, उसमें जानते होंगे DPSP है, जिसमें कि 51A में 51A में आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में लिखा हुआ है। 42 सेकंड अमेंडमेंट जो हुआ था उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। ओके, रसा से हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, जिसमें 51A के जी में लिखा हुआ है कि ये प्रत्येक भारतीय नागरिक का ये दायित्व है कि वो अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, उसको इम्प्रूव करे, फॉरेस्ट को, लेक्स को, रिवर को, वाइल्ड लाइफ को। ओके, और कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर, जो भी लिविंग क्रिएचर है हमारे धरती पर, सबके प्रति आप में करुणा होना चाहिए, करुणा का भाव होना चाहिए। ओके, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से दोस्तों जुड़े हुए हैं। हम सब एक दूसरे से, जितना भी लिविंग क्रिएचर है, आदर बायोटिक हो या नॉन एबायोटिक हो, सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंट है। तो कंपैशन तो होना ही चाहिए। बहुत बड़ी बात लिखी हुई है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। स्कीम फॉर लेबलिंग ऑफ इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट फॉर इजली आइडेंटिफाइंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, ये 1991 में आया है। ओके, द स्कीम ऑफ लेबलिंग ऑफ इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट इज वन ऑफ इंडियाज अर्लीस्ट एफर्ट इन इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड लॉन्च इन 1991 इवन बिफोर द 1992 रियो समिट इन विच इंडिया पार्टिसिपेटेड। देखिए, जो रियो समिट हुआ था 1992 में, अर्थ समिट जिसको हम कहते हैं, और ओके, अर्थ समिट हुआ था 1992 में, उससे पहले इन्होंने इंडिया 1991 में अपना जो लेबलिंग ऑफ इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के बारे में इसको मतलब लागू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिपिकल फ्यूजन टेम्परेचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लिंकर फ्रॉम सॉलिड वेस्ट। देखिए, सॉलिड वेस्ट से हम क्लिंकर बनाएंगे। क्लिंकर क्या होता है? एक प्रकार का कह सकते हैं ये स्मॉल ब्रिक के जैसे होता है दोस्तों, छोटा छोटा आप कह सकते हैं, पेबल हो गया, ब्रिक कह सकते हैं। ओके, इसका इस्तेमाल आपको रोड बनाने वगैरह में हो सकता है। मतलब हल्का पका हुआ ईंट होता है, सॉलिड वेस्ट से हम बनाते हैं क्लिंकर। ऑल राइट, तो देखिए इसका फ्यूजन टेम्परेचर क्या होना चाहिए क्लिंकर बनाने के लिए, सॉलिड वेस्ट को फ्यूजन टेम्परेचर क्या होना चाहिए ताकि हम क्लिंकर बना सकें? तो 1100 से 1200 डिग्री सेल्सियस, याद रखिए दोस्तों, 1100 से 1200 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए फ्यूजन टेम्परेचर। फ्यूजिंग पॉइंट ऑफ एश, इट इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड वेस्ट, इट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द एश रिजल्टिंग फ्रॉम द बर्निंग ऑफ वेस्ट इनटू विल फॉर्म ए सॉलिड ऑल्सो कॉल्ड क्लिंकर। एक सॉलिड जैसे जो हमारा वेस्ट है, ओके, इस टेम्परेचर पर वो अपना एश कन्वर्ट हो जाता है आपका सॉलिड में, जो कि हम जिसको हम क्लिंकर कहते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन एंड एग्लोमरेशन।
वो प्रोसेस फ्यूजन है और एग्लोमरेशन प्रोसेस के कारण। द फ्यूजन टेम्परेचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लिंकर फ्रॉम सॉलिड वेस्ट रेंज फ्रॉम 1100 टू 1200 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्लिंकर टेम्परेचर लगभग फ्यूजन टेम्परेचर हमारा 1100 से 1200 डिग्री से होना चाहिए ताकि हम क्लिंकर बना सके सॉलिड वेस्ट से। ओके, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल पैरामीटर आर एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ वाटर। देखिए वाटर के ऑर्गेनिक कंटेंट से रिलेटेड कौन कौन सा पैरामीटर, केमिकल पैरामीटर कौन कौन एसोसिएटेड है, उससे कौन कौन पैरामीटर जुड़ा हुआ है वाटर का ऑर्गेनिक कंटेंट से रिलेटेड। तो बाय केमिकल ऑक्सीजन डिमांड दोस्तों बीओडी, बिल्कुल हम ऑर्गेनिक वेस्ट वाटर का हम बीओडी निकालते हैं। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑब्वियसली जो हमारा बायोडिग्रेडेबल मान लीजिए वेस्ट वाटर के अंदर सिर्फ ऑर्गेनिक कंटेंट है तो बीओडी निकालते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक के साथ साथ अगर इनऑर्गेनिक कंटेंट भी उसके अंदर तो हम केमिकल ऑक्सीडेशन डिमांड निकालते हैं, सीओडी निकालते हैं। और टीओडी टोटल ऑर्गेनिक कार्बन या टोटल और ऑक्सीजन डिमांड, ये भी इसको कहते हैं टीओसी और टीओडी, ये भी सब आपका ऑर्गेनिक कंटेंट से रिलेटेड कह सकते हैं कि केमिकल पैरामीटर है। वेस्ट वाटर का आपका केमिकल पैरामीटर है, तो सब 1 2 3 ऑल। देखिए बीओडी, सीओडी, टीओसी, टीओडी आर ऑल एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ वाटर। सीओडी इज रिलेटेड टू बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ वाटर। जो हमारा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है ये आपका ऑर्गेनिक के साथ साथ इनऑर्गेनिक कंटेंट से भी रिलेटेड है वेस्ट वाटर का। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, तो देखिए द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर इन प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर में जो भी हमारा बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है दोस्तों, उसको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया को जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है हमारा क्या होता है, तो सीओडी होता है। और बीओडी क्या होता है, तो वेस्ट वाटर के अंदर जितना बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है बैक्टीरिया को, उसको हम क्या कहते हैं, बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्लो चार्ट्स ऑफ वेरियस प्रोसेस इज करेक्ट फॉर पैलेटाइजेशन। देखिए अगर पैलेटाइजेशन हमको बनाना है तो कई सारे प्रोसेस करके के बाद हमको पैलेटाइजेशन बनेगा, तो उसका पूरा फ्लो चार्ट क्या है वो आपको बताना है यहाँ पर। देखिए फर्स्ट रॉ गार्बेज, उसका प्री सेग्रीगेशन करेंगे, देन हॉट एयर जनरेटर, देन प्राइमरी श्रेडिंग। प्राइमरी श्रेडिंग बाद में क्यों, प्री सेग्रीगेशन के बाद ही प्राइमरी श्रेडिंग करना पड़ेगा, ये गलत है। देखिए पहले रॉ सीवेज ऑब्वियसली प्री सेग्रीगेशन है, उसके बाद पहले मतलब प्री सेग्रीगेशन मतलब क्या, हम ऑब्वियसली वेस्ट में बहुत चीज़ छांटने वाला होगा, सबको हम सेग्रीगेट कर लेंगे, ठीक है। फिर प्राइमरी श्रेडिंग ऑब्वियसली उसके बाद हम क्या बहुत चीज़ों को हमको हो सकता है किसी का साइज बहुत ज़्यादा है तो उसको हम श्रेडिंग करना पड़ेगा, क्योंकि हम पैलेट बना रहे हैं दोस्तों। छोटा छोटा पैलेट का मतलब ये होता है कि आपको राउंड टाइप में छोटा छोटा पैलेट के जैसे बनाना है, ऑलराइट। तो इसमें आपको श्रेडिंग तो करना ही पड़ेगा। फिर उसको हॉट एयर से ड्राई करना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा, देन सेकेंडरी श्रेडिंग भी कर सकते हैं, देन स्टोरेज। तो यही हमारा करेक्ट है। ओके, यहाँ पहले श्रेडिंग करवा दिया है तो यहाँ सेग्रीगेशन कराया ही नहीं है दोस्तों, इसलिए थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो सेकंड हमारा सही है दोस्तों, रॉ सीवेज प्री सेग्रीगेशन, देन प्राइमरी श्रेडिंग, देन हॉट एयर ड्राइंग, देन सेकेंडरी श्रेडिंग एंड देन आफ्टर स्टोरेज। देखिए इन द अर्ली डेज ऑफ रिफ्यूज ड्राइव फ्यूल आरडीएफ प्रोडक्शन पैलेटाइजेशन ऑफ आरडीएफ वाज फेवर्ड। पहले मतलब पैलेटाइजेशन फेवर्ड था। द करंट ट्रेंड इज टू यूज आरडीएफ फ्लफ श्रेडेड अनकंसोलिडेटेड आरडीएफ। The type and configuration of unit operation selected and depend on the type of secondary material that will be recovered and the desired quantity of the recovered fuel fraction। इसका फ्यूल बनाने में इस्तेमाल होता है पैलेट का। The end use of the RDF determines the necessary characteristics of RDF size measured as content, calorific value और क्लोराइड हैवी मेटल्स। इन सब चीज़ों को हम मतलब डिटरमाइन कर सकते हैं जब हम पैलेट वगैरह बना लेते हैं। तो ये पूरा फ्लो चार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, फॉर मैकेनिकली एरेटेड लेगून। देखिए कोई जो लेगून है मैकेनिकली एरेटेड मतलब उसको हम बाहर से या मशीन के माध्यम से उसको हम एयर प्रोवाइड करा रहे हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहे हैं। लेस डिटेंशन टाइम एंड एरियाज आर रिक्वायर्ड। उसमें आपको ऑब्वियसली बात है चूँकि आप बाहर से ऑक्सीजन दे रहे हैं और बाहर से मैकेनिकली आप ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों, तो डिटेंशन टाइम भी कम लगेगा और एरिया की भी कम आवश्यकता होगी, क्योंकि जो वहाँ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लेगून के अंदर, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोस्तों वो लॉजिस्टिक फेज में ग्रोथ करेंगे, लॉग फेज में ग्रोथ करेंगे, क्योंकि उसको ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए, आपका ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन आप प्रोवाइड कराएं बाहर से। ऑर्गेनिक मैटर तो वेस्ट वाटर के अंदर तो पहले से प्रेजेंट है, तो ये अपना बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा और आपको उसका डिटेंशन टाइम भी कम देना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो ऑर्गेनिक मैटर है वो जल्दी जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा और एरिया की भी कम आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए इट इज़ मोर लोडेड देन द ऑक्सीडेशन पॉन्ड, ये गलत है। दीज पॉन्ड आर वाइडर देन द ऑक्सीडेशन पॉन्ड। वाइडर नहीं होता है, डीपर होता है दोस्तों। दीज पॉन्ड आर डीपर देन द ऑक्सीडेशन पॉन्ड। जो हमारा लेगून होता है वो ऑक्सीडेशन पॉन्ड से कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा डीपर होता है, ऑलराइट, इसकी गहराई ज़्यादा होता है। लेस लोडेड, ये गलत है। तो बस याद रखिए कि लेगून का जो आपका डेप्थ होता है आपका ऑक्सीडेशन पॉन्ड से थोड़ा ज़्यादा होता है।
देखिए ऑक्सीडेशन पॉइंट इट इज़ वन ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम विच आर यूज टू ट्रीट वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए हम बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन पॉइंट का यूज़ करते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड द सेकेंडरी ट्रीटमेंट मेथड बाय विच नेचुरल प्यूरिफिकेशन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ वेस्ट वाटर लाइक डोमेस्टिक सीवेज, ट्रेड वेस्ट एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट एक्सेलरेटेड। तो इसके थ्रू हम जो हमारा डोमेस्टिक सीवेज हो सकता है, ट्रेड वेस्ट हो सकता है, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट वगैरह होता है, उसको हम एक्सेलरेट करके मतलब एक प्रकार से जल्दी हम उसका ट्रीटमेंट कराते हैं दोस्तों। ओके, नेचुरल प्यूरिफिकेशन है, नेचर के थ्रू हो जाता है क्योंकि वहाँ पे एल्गी है और पहले से बैक्टीरिया प्रेजेंट है, बाहर से हमको कुछ देना नहीं पड़ता। ये नेचुरल प्यूरिफिकेशन है, किसी मशीन की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए जो ऑक्सीडेशन पॉइंट है उसका डेप्थ होता है 1 से 1.8 मीटर, 100 सेंटीमीटर से हम कह सकते हैं कि 180 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर से दोस्तों 180 सेंटीमीटर आपका क्या होता है, तो उसका डेप्थ होता है ऑक्सीडेशन पॉइंट का, याद रखिएगा। और डिटेंशन पीरियड आपको 2 से 6 वीक, 2 से 6 वीक तक यहाँ पर आपको वाटर को छोड़ना पड़ेगा। लेंथ विड्थ रेशियो, लंबाई अपन चौड़ाई का रेशियो आपका 2:1। ऑल राइट। लगून देखिए, लगून सिस्टम इंक्लूड वन और मोर पॉन्ड लाइक बॉडीज, यहाँ भी पॉन्ड लाइक बॉडी होता है ऑफ वाटर और बेसिन डिजाइन टू रिसीव होल्ड एंड ट्रीट वेस्ट वाटर फॉर प्री डिटरमाइंड पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जितना हमको टाइम की आवश्यकता होती है उससे हम कम टाइम यहाँ पर देते हैं। ऑब्वियसली बात है क्योंकि आप मैकेनिकली एरेशन प्रोवाइड करा रहे हैं तो इसमें आपको टाइम कम लगेगा। लेगून आर कंस्ट्रक्टेड एंड लैंड विथ मटेरियल सच एज क्ले और एन आर्टिफिशियल लैंड दैट विल प्रिवेंट लीक्स टू द ग्राउंड वाटर बिलो। मतलब इस प्रकार से इसको बनाया जाता था कि इसमें से किसी प्रकार का लीकेज वगैरह ना हो, क्योंकि वेस्ट वाटर है दोस्तों, वेस्ट वाटर अगर नीचे लीक करेगा तो हमारे ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर सकता है। वाइल इन द लगून वेस्ट वाटर रिसीव ट्रीटमेंट थ्रू ए कम्बिनेशन और फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। यहाँ भी टोटल आपका फिजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, तीनों प्रोसेस को गुजरना पड़ता है। मच ऑफ द ट्रीटमेंट अगर नेचुरली बट सम सिस्टम आर डिजाइन इनटू आल्सो एरेशन डिवाइसेस दैट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द वेस्ट वाटर। यहाँ भी मतलब लेगून में भी मैक्सिमम जो है लेगून जो है नेचुरल सिस्टम के थ्रू मतलब नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ही वेस्ट वाटर को ट्रीट करते हैं, लेकिन कहीं कहीं हम उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं मैकेनिकली। यहाँ डेप्थ देखिए दोस्तों, यहाँ 2.5 to 4.5 मीटर, मतलब 250 सेंटीमीटर से आपका 450 सेंटीमीटर था। वहाँ कितना था, 100 से 180 सेंटीमीटर था आपका ऑक्सीडेशन पॉइंट का जो डेप्थ था। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ऑक्सीडेशन पॉइंट का जो डेप्थ होता है तो 100 से 180 सेंटीमीटर या 100 से 150 सेंटीमीटर कर सकते हैं आप। लेकिन यहाँ जो है आपका 250 से 450 सेंटीमीटर है, इसलिए मतलब ये ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी डेप्थ से रिलेटेड। डिटेंशन पीरियड यहाँ से 1 से 2 वीक, ओके, वहाँ से 2 से 6 वीक लग जाता था, यहाँ पर 1 से 2 वीक ही लगेगा, मतलब 15 दिन के अंदर आपका वाटर ट्रीट हो जाता है। हैंस एरेटेड लेगून्स आर डीपर देन द ऑक्सीडेशन पॉइंट। एरेटेड लेगून जो आपका होता है और आपका ऑक्सीडेशन पॉइंट से ज़्यादा डीपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सैंपल इज रिलेटिवली एम्प्लॉयड फॉर द डिजाइन ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सैंपल इज रिलेटिवली एम्प्लॉयड फॉर द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में। देखिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए हम कौन सा यहाँ पर सैंपल को अप्लाइड कर सकते हैं, ओके, एम्प्लॉय कर सकते हैं। तो ग्रैब सैंपल, कंपोजिट सैंपल या इंटीग्रेटेड सैंपल। तो कंपोजिट सैंपल दोस्तों आपको वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए हम कंपोजिट सैंपल का यूज करते हैं। ऑलराइट, देखिए सैंपल फॉर डिजाइन ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ग्रैब सैंपल ये क्या होता है, तो वन सैंपल इज टेकन फ्रॉम वन पॉइंट एंड टाइम, मतलब यहाँ पर एक ही सैंपल को लिया जाता है एक समय में। इंटीग्रेटेड में द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रैब सैंपल इज कलेक्टेड एट द सेम टाइम बट अ डिफरेंट लोकेशन, अलग अलग लोकेशन यहाँ पर सैंपल लिया जाता है, तो ओके। और कंपोजिट सैंपल है मल्टीपल सैंपल टेकन फ्रॉम वन पॉइंट एट मल्टीपल टाइम्स एंड इंटीग्रेटेड टुगेदर फॉर एनालिसिस। यहाँ पर मल्टीपल सैंपल लिया जाता है एक ही पॉइंट से, लेकिन अलग अलग टाइम पर, एक ही पॉइंट से दोस्तों अलग अलग टाइम पर मल्टीपल सैंपल लिया जाता है, तब इसका हम इंटीग्रेटेड मैनर में इसका एनालिसिस करते हैं। ऑल राइट, तो ये थोड़ा ज़्यादा होगा कि एक ही स्थान से हम अलग अलग समय पर अगर सैंपल ले रहे हैं ना, तो आपको जो डेटा नहीं मिलेगा वो थोड़ा करेक्ट डाटा मिलेगा। सो कंपोजिट सैंपल इज रिलेटिवली एम्प्लॉयड फॉर द डिजाइन ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन द कंटेस्ट ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन द वैगेनी कन्वेंशन डील्स विद, कई सारा कन्वेंशन आपसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वगैरह पूछ सकता है, ओजोन डिप्लेशन से रिलेटेड जो था आपका क्योटो प्रोटोकॉल क्वेश्चन पूछ सकता है, बेसल कन्वेंशन जो हुआ तो उससे क्वेश्चन पूछ सकता है, स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ तो उससे क्वेश्चन पूछ सकता है, किगाली कन्वेंशन हुआ था उससे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कई सारा कन्वेंशन जो आपका कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट या इकोलॉजी से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑलराइट, देखिए क्योंकि सब वेस्ट जनरेशन के कारण ही हमारे क्लाइमेट कह सकते हैं या इकोलॉजी पर बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है, तो उन सबको कंट्रोल करने के लिए इन कन्वेंशन का ये कन्वेंशन सब किया गया था। हमसे पूछा वैगेनी कन्वेंशन किससे डील करता है, ओशन एडिफिकेशन, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ओजोन के लिए तो दोस्तों हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन या हैजार्डस वेस्ट। तो हैजार्डस वेस्ट रिलेटेड आपका वैगेनी कन्वेंशन याद रखिएगा, वैगेनी कन्वेंशन डील्स विद आपका हैजार्डस वेस्ट। इसके बारे में और अच्छे से जानते हैं दोस्तों। देखिए द वैगेनी कन्वेंशन टू बैन द इम्पोर्टेशन इनटू फॉरम आइलैंड कंट्रीज ऑफ हैजार्डस एंड रेडियोएक्टिव वेस्ट
एंड टू कंट्रोल द ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ हेजार्डस वेस्ट विद इन द साउथ पैसिफिक रीजन। देखिए इम्पोर्टेशन मतलब आयात, जो मतलब बहुत हम पहले ही बात की जिसमें बेसल कन्वेंशन कुछ इसी के जैसे है कि जो डेवलप्ड कंट्री था वो अपना जो वेस्ट है, रेडियोएक्टिव वेस्ट कर सकते हैं या हेजार्डस वेस्ट है, वो खुद के यहाँ डंप नहीं करते थे, वो किसी आइलैंड पे, किसी दूसरे देश के आइलैंड पे या दूसरे देश में जाकर उसको, डेवलपिंग कंट्रीज के देश में जाकर उसको डंप कर देते। तो इस प्रकार इस पर बैन लगाया गया है। ऑलराइट, the main effect of this convention is ban on the import of all hazardous and radioactive waste into South Pacific Forum island countries, hence option D is the correct answer। मतलब इसमें आपको लगभग जो भी आपका हेजार्डस वेस्ट है, रेडियोएक्टिव वेस्ट है, सब उसको बैन लगाया गया है। कहाँ पे? साउथ पैसिफिक फोरम में, मतलब दक्षिण जो प्रशांत क्षेत्र है उसमें जाके क्या करता था, डंप कर देता था उस आइलैंड पे, इसको बैन लगाया गया है। इसके अलावा कुछ देखिए आपका जैसे बेसल कन्वेंशन दोस्तों ऑन कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हेजार्डस वेस्ट, ये भी आपका हेजार्डस वेस्ट के ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाकर उसको हम छोड़ देते थे पहले, तो उसको बैन लगाया गया है। रॉटरडम कन्वेंशन क्या है? तो ऑन प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीड्यूर फॉर सर्टेन केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड इन इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए कुछ जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पेस्टिसाइड हो सकता है आपका या इंसेक्टिसाइड हो सकता है, उसके जो इंटरनेशनल ट्रेड है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर उसको कंट्रोल किया गया है। ऑलराइट, स्टॉकहोम कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, जो भी ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट परसिस्टेंट एज इट इज़ नेचर में रह जाता है, जैसे आपका डीडीटी हो गया दोस्तों। डीडीटी बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, ये नेचर में एज इट इज रहेगा, ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में पार्टिसिपेट कर जाता है, जिसके कारण कि इसका ट्रॉपिक लेवल में इसका कंसंट्रेशन बढ़ते ही जाता है, ट्रॉपिक लेवल में इसका कंसंट्रेशन बढ़ते ही जाता है। तो ये स्टॉकहोम कन्वेंशन उसी पे था, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट पे था। स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू इंटरनेशनल केमिकल्स मैनेजमेंट एंड मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी, मरकरी पे जो हुआ था आपका जापान में, मिनामाटा कन्वेंशन हुआ था मरकरी के रिलेटेड। इसके अलावा दोस्तों एक है किगाली कन्वेंशन, याद रखिएगा किगाली कन्वेंशन आपके हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो HFC है हमारा, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के इमिशंस को कम करने के लिए किया गया था। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो जानते हैं आप, जो हुआ था कनाडा में, वो ओजोन डिप्लेशन को लेकर, जो हमारा ओजोन कंजर्वेशन कर सकते कि ओजोन परत के संरक्षण से रिलेटेड था। और क्योटो प्रोटोकॉल वो तो होता है जापान में ग्रीन हाउस के इमिशन से रिलेटेड। ऑलराइट दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल स्लज एंड सॉलिड वेस्ट फ्रॉम ए प्लांट आर कलेक्टेड एंड सेंट टू ए डिस्पोजल साइट आउटसाइड द प्लांट। देखिए किसी भी प्लांट से बहुत सारा स्लज या सॉलिड वेस्ट निकल रहा है, कोई एक प्लांट है जिससे बहुत सारा स्लज या सॉलिड वेस्ट निकल रहा है, लेकिन वो क्या करते हैं कि उसको कलेक्ट करके और डिस्पोजल साइट पे ही भेज देते हैं, कलेक्ट करके डिस्पोजल साइट पे भेज देते हैं। द एबव स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल कमिंग फ्रॉम विच इंडस्ट्री, ऐसा किस इंडस्ट्री में किया जाता है, मतलब कौन सा ऐसा इंडस्ट्री है जो अपने सारे सॉलिड वेस्ट या कह सकते हैं स्लज, सॉलिड वेस्ट या स्लज को कलेक्ट करके और बाहर जाके उसको डिपॉजिट कर देते हैं। ये आपका पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री दोस्तों, कौन? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में इस प्रकार का काम होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए ऑल्दो द स्लजेस आर नीडेड टू बी ट्रीटेड सेपरेटली अकॉर्डिंग टू द टाइप, मतलब स्लज जो भी है उसको उसके अनुसार उसको आपको एक प्रकार से ट्रीट करना होगा, ट्रीटमेंट होना चाहिए। द कंसर्न इंडस्ट्री डज नॉट फॉलो, लेकिन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री इस प्रकार का टेक्निक को फॉलो नहीं करती है, इस प्रकार के मेथड को। दे हैव ए टिपिकल कॉमन बिहेवियर टू डंप इट, मतलब वो यूजुअली इसको डंप ही कर देता है इन वन वे और अनदर एंड कीप इट एज इट इज़, हैंस सून इट बिकम्स हार्ड टू डील विथ, क्योंकि बहुत जल्दी ही अगर उसको रखेगा, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए रखेगा दोस्तों, तो ये बहुत ज़्यादा उसके लिए टफ हो जाता है। द कॉमन टेक्निक आर फर्निश्ड बिलो, कुछ टेक्निक है जहाँ जहाँ यूज़ होता है। देखिए पेट्रोकेमिकल में क्या है कि ऑल स्लज एंड सॉलिड वेस्ट ए प्लांट इज कलेक्टेड एंड डिस्पोज आउटसाइड द साइड, मतलब उसको सारे को कलेक्ट करके और उसको डिस्पोजल साइड पर उसको डिस्पोज कर देता है। पेंट वार्निश एंड अगर लेक्योर कोई वेस्ट है तो सॉलिड वेस्ट इज कलेक्टेड पॉइंट ऑफ जनरेशन इन ए बैग एंड गिवन टू ए कंटेनर डिस्पोजल, उसको मतलब उसको जो भी कलेक्ट करके बैग में रखते हैं और किसी डिस्पोजल कंटेनर में उसको डाल देते हैं। डेट जैसे एक्सपायर्ड वगैरह होकर हो गया तो उसको वो सोल्ड कर देते हैं। डाई एच एसिड या जी एसिड मैनुअली कलेक्टेड एंड इन लो लाइंग एरिया, इसको लो लाइंग एरिया में उसको डंप कर दिया जाता है। ऑर्थोक्लोरिन होता है तो बर्नड इन ओपन पिट्स, किसी बाहर में जाके उसको जला दिया जाता है। नेक्स्ट आपका इथेनोलामाइन पुट इन ए ड्रम्स एंड स्टोर्ड अंडर ग्राउंड इन इंसिनरेशन, इसका या तो ड्रम में इसको स्टोर करके रखा जाता है या बाद में इसको इंसिनरेशन कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्पोजल मेथड फॉर बायोलॉजिकल वेस्ट मैनेजमेंट फॉर कैटेगरी 1 एंड 2। देखिए जो भी हमारा कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के अंदर वेस्ट जो हमारा है, जो भी कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के अंदर जो वेस्ट आता है हमारा, उसको हम किस प्रकार से उसका डिस्पोजल मेथड क्या है, किस प्रकार से उसका डिस्पोजल करते हैं।
तो फर्स्ट दोस्तों कैटेगरी 1 और कैटेगरी दोनों का तो क्या कराया जाता है दोस्तों, इंसिनरेशन कराया जाता है। ऑलराइट, या तो अगर इंसिनरेशन पॉसिबल है तो उसका इंसिनरेशन कराते हैं, देन आफ्टर उससे जो हमको एश वगैरह मिलता है तो उसको हम क्या करते हैं, लैंडफिल कर देते हैं। ऑलराइट, इसको हम लैंडफिल कर देते हैं, तो लैंडफिल ये हमारे लिए बेस्ट है। देखिए, बायोलॉजिकल वेस्ट इज एनी मटेरियल दैट कंटेन्स हैर और हैज़ बीन कंटामिनेटेड बाय हैजार्डस एजेंट। बायोलॉजिकल वेस्ट इंक्लूड्स बट इज नॉट लिमिटेड टू पेट्री डिशेज, सर्जिकल रैप्स, कल्चर ट्यूब्स, सिरिंज नीडल्स, ब्लड वायल्स, एब्जॉर्बेंट मटेरियल, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड पिपेट ईटीसी। मतलब ये सब चीज़ आपको इंक्लूड रहता है। एक है दोस्तों पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीटी के बारे में आपने पीपीई किट के बारे में कोविड के समय में बहुत ज़्यादा सुना होगा दोस्तों। तो पीपीई यही है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये भी मान लीजिए एक बार किसी कोई डॉक्टर वगैरह हो सकता है जो भी एग्जामिनर का एग्जाम नहीं करते किसी पेशेंट का, अगर एक बार उसको चेक कर लिया, एक दिन चेक करने के बाद उसको दूसरे दिन उसको कहीं ना कहीं उसको डिस्पोज करना पड़ता होगा, या उसको सही से फिर से अच्छे से पूरी तरह से उसको डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज कि वो तो कंटामिनेटेड होता ही है पूरा उसका पूरा पीपीई किट। ओके, शार्प्स आर आइटम दैट आर केपेबल ऑफ पंक्चरिंग, कटिंग और अबर्निंग द स्किन। जो शार्प जैसे ऑब्जेक्ट होता है, आपका नीडल हो सकता है, सिरिंज वगैरह कह सकता है, तो ये पंक्चर कर सकता है, ऑब्वियसली बात है, स्किन में अगर चुभ सकता है, काट सकता है। एब्रेडिंग द स्किन, शार्प्स इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू ग्लास, प्लास्टिक, पिपेटेड, ब्रोकन ग्लास, टेस्ट ट्यूब, रेजर ब्लेड, सिरिंज एंड नीडल्स। देखिए कैटेगरी 1 में कौन कौन आता है, तो बायोलॉजिकल वेस्ट इंक्लूड एनी ह्यूमन ड्राइव्ड बायोलॉजिकल सब्सटेंस। ह्यूमन ड्राइव्ड कोई भी बायोलॉजिकल सब्सटेंस हो सकता है, ह्यूमन के टिश्यू हो सकता है। हमने इस पे यूट्रस के बारे में कई बार बात किया दोस्तों। मान लीजिए किसी फीमेल का यूट्रस अगर काम नहीं करा या यूट्रस निकालना ही पड़ा किसी कारण वैसे, तो क्या है, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट आपका ह्यूमन टिश्यू है। ओके, तो उसका हम क्या करेंगे, कैटेगरी 1 के अंदर रखेंगे उसको। नॉन एज्यूम्ड और suspected of being infectious to human, plant or animal before treatment that may cause harm to general public if released into the environment। अगर उसको ऐसे ही इन्वायरमेंट में छोड़ देंगे तो ऑब्वियसली बात हमारे इन्वायरमेंट को हार्म कर सकता है, कंटामिनेट भी कर सकता है। कैटेगरी 1 बायोलॉजिकल वेस्ट ऑल्सो इंक्लूड एनी मटेरियल कंटामिनेटेड विद द एफोरमेंशन्ड इन्फेक्शियस सब्सटेंस एंड ऑल आइटम इन कंटेनिंग और कंटामिनेटेड विद ह्यूमन बॉडी फ्लूइड। क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे फ्लूइड से, ब्लड से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहता है, हमारा वेस्ट जो हमारा कैटेगरी 1 के अंदर है, तो वो आपको कंटामिनेट कर सकता है हाईली। ऑल कैटेगरी 1 बायोलॉजिकल वेस्ट मस्ट बी ट्रीटेड बाय ऑटोक्लेव। देखिए जो भी कैटेगरी 1 का उसको ऑटोक्लेव एक प्रकार से होता है कि हम उसको बर्न कर देते हैं और विद एन एप्रोप्रिएट केमिकल डिसइंफेक्टिंग, या तो उसको एप्रोप्रिएट केमिकल डिसइंफेक्टिंग कर देना चाहिए। एजेंट सच एज ब्लीच प्रायर टू पिकअप, मतलब पिकअप करने से उसको पहले ब्लीचिंग करना पड़ेगा। जो कैटेगरी 2 है हमारा बायोलॉजिकल वेस्ट ऑल्सो नोन एज लुक अलाइक वेस्ट इज नॉन इन्फेक्शियस एंड इंक्लूड मटेरियल सच एज एनिमल टिश्यू। इसके अंदर आपका एनिमल टिश्यू है। ऑलराइट, फ्लूइड सेल स्ट्रक्चर, सेल कल्चर हो सकता है, पेट्री डिशेज एंड नॉट फिटिंग द कैटेगरी 1 डिस्क्रिप्शन। ऑलराइट, कैटेगरी 2 डज नॉट रिक्वायर ट्रीटमेंट बिफोर डिस्पोजल। जो कैटेगरी 2 का वेस्ट है उसको डिस्पोजल करने से पहले किसी प्रकार का ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता है, लेकिन कैटेगरी 1 को थोड़ा इन्फेक्शियस होता है वो ज़्यादा है, इसलिए उसको प्री ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, उसको प्री केमिकल ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता है। ऑलराइट, और अल्टीमेटली इसका हम डिस्पोजल कर देते हैं। नेक्स्ट है ए म्यूनसिपैलिटी इज सर्चिंग फॉर लैंडफिल कवर। देखिए कोई म्यूनसिपैलिटी है और लैंडफिल जो भी वहाँ जहाँ भी वो लैंडफिल करवाए हैं उसको वो कवर करना चाहते हैं किसी मटेरियल से। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप्स इन जनरल शुड बी यूज्ड इन ऑर्डर टू कीप फ्लाइज फ्रॉम इमर्जिंग। मतलब किस प्रकार का मिट्टी वहाँ पर जाकर वो लैंडफिल के ऊपर डाल दे ताकि किसी प्रकार का फ्लाई ब्रीडिंग वगैरह वहाँ पर ना हो। ऑलराइट, फर्स्ट आपका क्लीन ग्रेवल, क्लीन सैंड, स्लिट या क्ले। देखिए दोस्तों, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारा क्या है, तो क्ले होता है। क्या होता है, क्ले होता है। चिकनी मिट्टी जो होता है वो मतलब एक प्रकार से इतना टाइटली बॉन्डेड होता है, वो उसमें स्टिकनेस बहुत ज़्यादा होता है, एयर गैप बहुत कम होता है, तो वो बेटर रहेगा। ग्रेवल वगैरह में आप देखिएगा दो ग्रेवल के बीच में थोड़ा बहुत इंटर जो कह सकते हैं कि इंटर स्पेसिफिक स्पेस ज़्यादा होता है, तो आसानी से आपका जो लीचर वगैरह है या कह सकते हैं कि आपका फ्लाई ब्रीडिंग यहाँ पर आसानी से हो सकता है। सैंड में भी वही होता है, स्लिट भी तो वही होता है। स्लिट क्या है, एक छोटा छोटा टुकड़ा हो सकता है दोस्तों पत्थर का, इस सब में कहीं ना कहीं स्पेस होता है। ओके, तो ये यहाँ से आपको फ्लाई ब्रीडिंग की समस्या मिल सकती है। क्ले तो बिल्कुल पैक कर देता है दोस्तों, यहाँ कोई ऐसा समस्या नहीं दिखेगा, तो क्ले हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बल्क डेंसिटी ऑफ फूड वेस्ट। देखिए फूड वेस्ट का बल्क डेंसिटी क्या होता है, किस रेंज में होता है आपको बताना है। तो 193 से 305 kg पर मीटर क्यूब, या 209 353 तो वो होता है 193 से 305, यानी 193 से 305 kg पर मीटर क्यूब होता है। बल्क डेंसिटी हमारा कितना होता है, 193 से 305 kg पर मीटर क्यूब। ओके, फूड वेस्ट का अगर पूछे तो देखिए बल्क डेंसिटी क्या होता है दोस्तों, द बल्क डेंसिटी ऑफ कंपोस्ट इज डिफाइंड एज द वेट पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम कितना कंपोस्ट का वेट है वही हमारा क्या होता है, बल्क डेंसिटी है। पर यूनिट वॉल्यूम कितना वेट है वही आपका बल्क डेंसिटी है।
फॉर एस्टिमेटिंग द बल्क डेंसिटी, अगर बल्क डेंसिटी आपको पता करना है तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कंपोस्ट, द कंपोस्ट सैंपल शुड बी ड्राइड इन ए हॉट ओवन एट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन ही पूछा जा सका है। अगर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का आपको सॉलिड वेस्ट का बल्क डेंसिटी पता करना है कंपोस्ट का, तो आपको उसको 70 डिग्री सेल्सियस पे 24 घंटा के लिए, एक दिन के लिए उसको ड्राई करना पड़ेगा। ऑल राइट। बल्क डेंसिटी मेजर हाउ इजली एयर एंड वाटर कैन मूव थ्रू ए कंपोस्ट पाइल। इससे हमको ये पता चलता है कि कितना मतलब इसमें एयर और वाटर आपका आसानी से उसमें पेनिट्रेट कर सकता है। ए लोअर वैल्यू मीन्स बेटर फ्लो, अगर जितना ज़्यादा बल्क डेंसिटी का वैल्यू जितना कम होगा उसका मतलब बेटर फ्लो उतना बेहतर होगा, और अब अगर वैल्यू जितना ज़्यादा बल्क डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा तो मतलब वहाँ पर पुअरर फ्लो होगा। कंपोस्ट विथ लोअर बल्क एंड पार्टिकल डेंसिटी एंड डिजायरेबल एज दीज इंक्रीजेस सॉइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अगर किसी भी हमने देखो अगर बल्क डेंसिटी अगर कम है दोस्तों, किसी भी कंपोस्ट का बल्क डेंसिटी कम मतलब वहाँ पर परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, परमेबिलिटी ज़्यादा होगा तो आपका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होगा। ऑल राइट, ये कुछ डाटा दिया हुआ है देखिए। फूड वेस्ट का आपका है 130 से 480, टिपिकल देखे तो 290 के आसपास है। पेपर का है आपका, प्लास्टिक, यार्ड वेस्ट, ग्लास, टिन कैन, एल्यूमिनियम सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा आसान है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फूड स्टोरेज टेक्निक आर गुड फॉर किचन वेस्ट मैनेजमेंट। देखिए किचन वेस्ट को मैनेज करने के लिए हम फूड स्टोरेज के लिए कौन सा टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं किचन वेस्ट को मैनेज करने के लिए। देखिए फर्स्ट है आपका एप्पल एंड बेरीज शुड बी केप्ट इनसाइड ए फ्रिज। एप्पल एंड बेरीज शुड बी केप्ट इनसाइड फ्रिज। बिल्कुल हम एप्पल और बेरीज को यूजुअली फ्रिज के अंदर हम रख सकते हैं, क्योंकि एप्पल का लाइफ टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है, ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। बेरीज का भी कुछ यही होता है दोस्तों। मैंगोज एंड बनाना शुड बी केप्ट इनसाइड द फ्रिज। बनाना तो आज तक मुझे नहीं लगता कि बनाना का कोई फ्रिज में रखता होगा दोस्तों, क्योंकि बनाना में क्या होता है कि बहुत जल्दी उसका क्लाइमेटिक उसको कह सकते हैं, क्लाइमेटिक उसको पकना दोस्तों रैपिड होता है, बहुत जल्दी ये पक जाता है। तो ये तो आपका फ्रिज में इसको नहीं रखते हैं। अगर बनाना 1 से 2 दिन में अगर आप खा लेते तो खराबी हो जाता है, चाहे फ्रिज में रखें या कहीं भी रखें, तो इसको रखा नहीं जाती, तो गलत है। पोटैटोज एंड आनियन शुड बी केप एट ए कूल एंड डार्क प्लेस। बिल्कुल पोटैटो आनियन को आपको कूल एंड डार्क प्लेस में रखना चाहिए। हमसे पूछ रहा है कौन सा आप अच्छे मतलब कौन सा टेक्निक आप यूज़ करना चाहिए, तो फर्स्ट और थर्ड करना चाहिए। मैं बनानास को यूजुअली लोग फ्रिज में नहीं रखते हैं। ऑल राइट, तो सेकंड हमारा गलत हो गया दोस्तों। तो फर्स्ट एंड थर्ड आर 1 and 3 आर करेक्ट। वही कुछ लिखा हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑप्टिमल कंडीशन फॉर मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया इन द केस ऑफ एनएरोबिक बायोरिएक्टर लैंडफिल इज ए पीएच ग्रेटर देन। देखिए जो हमारा मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है एनएरोबिक बायोरिएक्टर में, उसका पीएच का रेंज कितना होना चाहिए, हम पहले ही पढ़ चुके दोस्तों। पीएच रेंज होना चाहिए 6.5 से 7.5 के आसपास, 6.5 to 7.5 के आसपास, मतलब 7 के आसपास होना चाहिए। ऑल राइट, तभी जाके बेटर ग्रोथ कर पाएगा। ऑप्टिमल ग्रोथ इसका इसी पीएच पे होता है, तो 6.5। ऑल राइट, याद रखिएगा 6.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, लोकेशन क्राइटेरिया फॉर नो लैंडफिल एज पर इन्वायरमेंटल रेगुलेशन गाइडलाइंस। देखिए जो हमारा इन्वायरमेंटल रेगुलेशन का जो गाइडलाइंस है उसमें आप कहाँ पर लैंडफिल साइट नहीं बना सकते हैं, या लैंडफिल साइट बनाने के लिए एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस कितना होना चाहिए। ऑल राइट, फर्स्ट है आपका 200 मीटर फ्रॉम ए लेक और पॉन्ड। हाँ, अगर कहीं लेक और पॉन्ड है आसपास में तो उसके 200 मीटर के दूर जाके ही आप लैंडफिल साइट बना सकते हैं। ऑल राइट, ये सही है। रिवर से 100 मीटर के दूरी पर बना सकते हैं, और 300 मीटर फ्रॉम द पब्लिक पार्क, अगर कोई पब्लिक पार्क है तो उसके 300 मीटर के बाद ही आप बना सकते हैं। तो ऑल द अबव आर करेक्ट दोस्तों। तो फोर्थ हमारा ये इस प्रकार का कुछ गाइडलाइंस है कि अगर कोई लेक और पॉन्ड है आसपास में तो उसके 200 मीटर पर जाके आप लैंडफिल साइट बनाइए। कोई रिवर है तो 100 मीटर दूर पर, और कोई आसपास में पार्क है तो पब्लिक पार्क है तो वहाँ से लगभग आपको 300 मीटर दूर पर जाके बनाना पड़ेगा। देखिए लोकेशन क्राइटेरिया फॉर नो लैंडफिल आर एज फॉलोज। नो लैंडफिल शैल बी कंस्ट्रक्टेड विद इन 200 मीटर अभी फ्रॉम लेक और पॉन्ड, 100 मीटर आपका रिवर स्ट्रीम हो सकता है, 100 ईयर ऑफ द फ्लड प्लेन। अगर कोई फ्लड प्लेन का एरिया है दोस्तों, फ्लड प्लेन का एरिया है तो वहाँ तो बनाना नहीं है, वहाँ तो बनाना ही नहीं है, मतलब 100 ईयर कुछ यहाँ पर डाटा है फ्लड प्लेन वाला एरिया में, क्योंकि फ्लड प्लेन वाले एरिया में आप लैंडफिल साइट बना दिए तो नेक्स्ट ईयर जब फ्लड आएगा तो वहाँ से सारा का सारा आपका जो लैंडफिल के अंदर जो वेस्ट था उसको लेके वो पूरे के पूरे एरिया में उसको फैला देगा। मैक्सिमम मतलब हैजार्डस क्या कहते हैं कि बहुत हैवॉक वहाँ पर डिजीज स्प्रेड कर जाएगा दोस्तों। कॉलरा वगैरह स्प्रेड कर सकता है, रोडेंट बाउंड्रीज स्प्रेड कर सकता है, तो फ्लड प्लेन वाले एरिया में तो बनाना ही नहीं है। 500 मीटर द राइट अवे ऑफ द एनी स्टेट और नेशनल हाईवे। अगर कोई नेशनल हाईवे हो या स्टेट हाईवे तो उससे 500 मीटर दूरी पर हैबिटेबल एरिया हो, तो अगर निवास स्थान है तो वहाँ से भी 500 मीटर दूरी पर, पब्लिक पार्क एरिया से 300 मीटर दूरी पर हम बनाएंगे। ऑल राइट, तो ये कुछ क्वेश्चन था दोस्तों, हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। आगे भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा।
ओके, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।